उनके नाम पर वोट देती थी, उसी तरह आज के दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है वो परिलक्षित होती है, वो दिखाई देती है कि उनके नाम पर तमाम सांसद देश के तमाम हिस्सों से चुन के आते हैं। तो अगर आप सक्षम नेतृत्व प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, तो आप राजनीति में एक अगले लेवल पे चले जाते हैं, एक स्तर आप और ऊपर चले जाते हैं। और यही एनडीए कोशिश करेगा ये दिखाने की, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह की बातें होने लगी थी कि एनडीए का जनाधार दरक रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार दरक रहा है, और वो दिखा भी। 240 सीटें जब आई थी तो निश्चित रूप से विपक्ष को हमला करने का मौका मिला। कुछ दर्जन, 2 दर्जन 3 दर्जन सीटों का हेरफेर हो गया, वरना सरकार पलट भी सकती थी। अब बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि ये जो उसकी विचारधारा की जो लड़ाई उसके साथ चल रही है, उसको किस तरह से आगे लेके जाए। उपराष्ट्रपति चुनाव लगभग यह तय है कि सीपी राधाकृष्णन जीत जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन इसको जीत जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसके बाद क्या, बिहार चुनाव पर इसका क्या असर होगा। आपने देखा कि किस तरह से हाल की घटनाएं जो हुई हैं, सब कुछ बिहार से जोड़ा जा रहा है। बीडी को बिहार से जोड़ा गया, उसके बाद जिस तरह की घटनाएं हुई, अशोक चिन्ह जो हजरत बल दरगाह में उसको डिफेस किया गया, उसको तोड़ा गया, उसको भी बीजेपी ने बिहार चुनाव से जोड़ दिया। कहा कि सम्राट अशोक की तो पैदा ही हुए थे बिहार में, क्यों कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो बिहार और बिहार के प्रतीक चिन्हों के खिलाफ है, क्यों उनकी मुखालफत कर रहे हैं। इस बीच ये जो चुनाव परिणाम होगा वो न सिर्फ एनडीए के लिए एक संजीवनी साबित होगा, बल्कि उसको आगे और ताकत के साथ और मजबूती के साथ फोकस होकर के और एक कॉन्फिडेंस के साथ अगले चुनाव का सामना करने के लिए तैयार करेगा। वहीं विपक्ष के लिए भी इसमें सकारात्मक संदेश है, क्योंकि एनडीए या बीजेपी पिछली जो मार्जिन अगर आप देखेंगे, अगर ग्राफ बनाए, जैसे कि तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं किसी जीत या हार का, अगर ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है और बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। 100 सांसदों, 115 सांसदों का मार्जिन, 350 सांसदों का मार्जिन, 272 सांसदों का मार्जिन के मुकाबले बेहद कम है। तो इंडिया गठबंधन ये जरूर कह सकता है, दावा कर सकता है कि देखिए, पहली बात तो जो एनडीए दावा कर रहा था कि सेध लगा देगा हमारे मतदाताओं के बीच, यानी सांसदों को तोड़ लेगा, वो सफल नहीं हो पाया। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन के दल इंटैक्ट रहे, इकट्ठा रहे, एकजुट रहे, एक साथ रहे, और उन्होंने एक साथ रह के 315 वोट दिए हैं। तो उनके लिए एक ये संजीवनी बूटी, एक मॉरल बूस्ट उनके लिए ये भी है कि उनके तमाम सांसद जो थे वो क्रॉस वोटिंग बड़ी संख्या में एनडीए नहीं करवा पाया। इस तरह के जो नैरेटिव सेट करके विपक्ष भी चाहेगा कि इस चुनाव का फायदा लिया जाए। विपक्ष कहेगा देखिए, नंबर गेम हमारे पास नहीं था, लेकिन हमने एक कड़ी चुनौती दी, एक कठिन चुनौती दी, इतना आसान नहीं बनने दिया, हमने मैदान नहीं छोड़ा, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, हम विचारधारा आइडियोलॉजिकल फाइट ये थी और अंतिम समय तक हमने इसको लड़ा है। तो विपक्ष भी इस बड़े मनोबल के साथ कि जीत का अंतर बेहद कम है पिछले 2 बार के चुनाव की अगर तुलना करें, वो बिहार चुनाव में जाना चाहेगा। दोनों के लिए अपने अपने सबक हैं, दोनों के लिए अपनी अपनी जीत है, दोनों के लिए अपनी अपने सेटबैक्स भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर एनडीए गठबंधन का जो वोट टर्नआउट था, उन्होंने जो सोचा था कि हम इस मार्जिन को 115 से बढ़ा के 125, 130, 145, 150 कर लेंगे, अगर वो डिजायर्ड नंबर में नहीं मिला तो शायद उनको जरूर अंदर खाने धक्का लगेगा। बाहर से कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं दिखाती जीत जीत होती है, 1 वोट से जीत हो या 1 वोट से हार हो, हार हार है, जीत जीत है। लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव जरूर पड़ता है। अगर एनडीए विपक्ष के सांसदों में अच्छी खासी संख्या में सेंध लगा लेती, क्रॉस वोटिंग के लिए तैयार कर लेती या क्रॉस वोटिंग करा लेती, तो जाहिर सी बात है कि वो एक विपक्ष के मनोबल को तोड़ने के लिए काफी होता। अगर आप अपना घर सुरक्षित न रख पाए, इकट्ठा न रख पाए, तो ये विपक्षी दल के लिए एक बड़ी जीत होती है। और ये इंडिया गठबंधन के मुताबिक करने में कामयाब एनडीए गठबंधन नहीं हुआ है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव की जो काउंटिंग अभी चल रही है, लगभग 20-25 मिनट या कुछ और समय लग सकता है। इसमें सेक्रेटरी जनरल जो राज्यसभा के रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो इस की घोषणा कर सकते हैं कि वहां पर कितना वोट किसको मिला। लेकिन जो अंदर खाने छन के खबरें संसद भवन से हम तक पहुंची हैं, उसके मुताबिक 100 से 115 के आसपास का अंतर दोनों उम्मीदवारों के बीच है। बी सुदर्शन रेड्डी ने आज सवेरे भी कहा था कि वो पूरी ताकत से इस चुनाव को जीतने के लिए लगे थे। यह औपचारिकता नहीं था, ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी जिसको लड़ने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। वो देश के तमाम हिस्सों में गए, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मिले, लालू यादव से उनकी तस्वीर आई, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बड़ा मुद्दा बनाया। विवाद भी खड़ा हुआ कि एक कन्विक्टेड व्यक्ति के साथ आप क्यों गए। उनके ऊपर भी तमाम तरह के आरोप लगाए गए कि जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सलवा जुडूम को लेके उन्होंने या उसके पहले जब वो न्यायिक क्षेत्र से जुड़े थे, सलवा जुडूम को लेके जो उनका रुख था, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो एनडीए की, उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। कांग्रेस उसकी सफाई देती रही। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सीपी राधाकृष्णन को हम समर्थन नहीं कर सकते। अगर कोई न्यूट्रल व्यक्ति होता, कोई सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति होता, तो निर्विरोध निर्वाचन हो सकता था उपराष्ट्रपति का। और ये कांग्रेस पार्टी का शुरू में मानना था कि स्वस्थ लोकतंत्र में
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष जैसे जो पद होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इस तरह के जो पद होते हैं वो सर्वसम्मत से अगर चुने जाएं, सारे दलों को इकट्ठा मिलकर के अगर उनको चुनने का मौका मिले तो ये लोकतंत्र के लिए बढ़िया तस्वीर होगी और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक अच्छा कदम होगा। लेकिन चूंकि विचारधारा के स्तर पर दोनों खेमे इस तरह से बटे हुए हैं कि एक दूसरे के नॉमिनी को समर्थन करना तो दूर, एक दूसरे के नॉमिनी से मुलाकात करना भी मुझे लगता है कि उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो ये बैटल जो था वो पूरी तरह से दोनों खांचों में बटा हुआ था, दोनों मैदान में डटे हुए थे, दोनों ने एक दूसरे पर जो पार्टियों ने हमले किए। लेकिन एक अच्छी बात रही कि दोनों जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कोई व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाया, कोई हमला नहीं किया, कोई आरोप नहीं लगाया और एक स्तर से नीचे जाकर उन्होंने कभी कोई बात नहीं की। इस तरह जिस तरह का टॉक्सिक माहौल पॉलिटिक्स में आजकल देखने को मिल रहा है, अपने विरोधियों के खिलाफ जिस शब्दों का इस्तेमाल होता है, जिन वाक्यों का इस्तेमाल होता है, जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, अगर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव देखें तो गरिमा का चुनाव ये था। ये हमें याद रखना होगा कि ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के एकदम साथ था। ये गरिमा के साथ दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे की मुखालफत जरूर की लेकिन एक स्तर के नीचे किसी तरह का आरोप नहीं लगाया उन्होंने। तो इस तरह की जो तमाम जो जानकारी अभी हमारे पास जो आ रही है अंदर से वो ये है कि वोटों की गिनती लगभग पूरी हो गई है। ये जो आपको मैं बात बता रहा हूं वो ये है कि एनडीए को 427, एनडीए की तरफ से आंकड़ा आया है कि 427 वोटर उसके थे और सभी 427 वोटरों ने मताधिकार का अपने प्रयोग किया यानी हिस्सा लिया, यानी 427 वोट सिक्योर होने की बात एनडीए कह रहा है। यूपीए की तरफ से और अब तो इंडिया ब्लॉक वो बन गया, इंडिया ब्लॉक की तरफ से कहा गया कि 315 वोटर उसके थे, वो सभी 315 वोटरों ने वहां पर वोट कर दिया है। तो काउंटिंग 6 बजे से शुरू हुई है। तकरीबन 770 के आसपास मताधिकार का प्रयोग किया है मतदाताओं ने, सांसदों ने, और उसकी गिनती में लगभग 1 घंटे के आसपास का वक्त लगता है, 45 मिनट से 1 घंटे का। तो अगर देखा जाए आदर्श रूप से तो 7 बजे के आसपास से नतीजे आ जाने चाहिए, उसके पहले आ सकते हैं, थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। और अगर पोलिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छी खासी संख्या में सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 98.3% वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कुल मिला के अगर आप परसेंटेज के लिहाज से देखें तो लगभग 10-12 जो ऐसे सांसद थे जो मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए हैं किसी वजह से। उसमें से करीब 12 तो ये है कि बीजू जनता दल और 7 और 4 हो गए चंद्रशेखर राव की पार्टी के, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, भारत राष्ट्रीय समिति जो बाद में हो गई, तो 7-4-11 ये हो गए। और एक वोटर जो सुखबीर सिंह बादल की पत्नी है जो अंबाला से सांसद हैं, वो वोट नहीं देने आई। उन्होंने ये कहा कि अपने सिवा वो सबसे नाराज है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई नेता बाढ़ पीड़ितों को देखने नहीं आया, केंद्र सरकार ने कोई मदद की नहीं, राज्य सरकार तो निकम्मी ही है। तो कुल मिला के उन्होंने सबको आरोपित कर दिया, कुल मिलाकर उन्होंने सबको नकारा साबित किया और इस वजह से उन्होंने वोट देना मुनासिब नहीं समझा। और उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के समर्थन में मैं इस चुनाव का बहिष्कार करती हूं। तो उन्होंने इस चुनाव का बहिष्कार किया। हरसिमरत कौर बादल, सुखबीर सिंह जो डिप्टी सीएम पंजाब के रहे, उनकी पत्नी ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, बीआरएस ने हिस्सा नहीं लिया, बीजेडी ने हिस्सा नहीं लिया। तो 10, 11, 12 सांसद ये हो गए और हो सकता है एक आध और सांसदों ने हिस्सा नहीं लिया हो। लेकिन ये जो 98.3% का आंकड़ा इसीलिए है क्योंकि 12 सांसदों ने एब्सटेन कर दिया, वो चुनाव की प्रक्रिया में उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया अपनी अपनी अलग राजनीतिक वजहों से, अलग राजनीतिक कारणों से। लेकिन जिन मतदाताओं ने हिस्सा लिया, एनडीए कह रहा है कि 100% उनका टर्नआउट रहा है, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 100% उनका भी टर्नआउट रहा और दोनों की बात सच लग रही है। 427 एनडीए के जो समर्थक थे उन्होंने वोट दिया, 315 जो इंडिया गठबंधन के समर्थक थे उन्होंने वोट दिया। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये बड़ी ही खुशनुमा, बड़ी ही सुंदर तस्वीर है कि जब मताधिकार का प्रयोग हर व्यक्ति ने किया, हर वोटर ने किया, जो सांसद वोटर के रूप में आज मताधिकार का प्रयोग करने गए, और उसका जो टोन है, उसकी जो पिच है, वो सेट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनको बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेना था, हवाई सर्वेक्षण करना था उनको हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, लेकिन वो 10 बजे संसद भवन में अपना वोट दे चुके थे। 9:51 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी जो है विजय चौक से होते हुए संसद भवन के अंदर गई। कुछ औपचारिकताएं जो पूरी करनी होती है, एक वोटर के रूप में आप जाते हैं, आपकी पहचान होती है प्रमाण पत्रों के जरिए और आपको देखा जाता है कि क्या जो नाम है वही फोटो है, वही व्यक्ति है, और उसके बाद आपको अलाउ किया जाता है, आप अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। और बैलेट पेपर से ये चुनाव हुआ है तो बैलेट पेपर पर आप जो खड़ी लाइन है, सीधी लाइन है, अपने पसंद के जो उम्मीदवार है उनके सामने आपको करना पड़ता है। उसके बाद आप मतपेटी में अपना मतपत्र डाल देते हैं। तो प्रधानमंत्री को भी उस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ा था। और इस तरह के
इस तरह के तमाम जो घटनाएं आपको देखने को मिली थी, जैसे प्रधानमंत्री ने आज लाइन में लग के अपनी पहचान जाहिर की। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, वो कांग्रेस के एक कार्यक्रम में जा रहे थे और कांग्रेस की उस